तरीके से किया जा रहा है कि जो मकान है हमारा, हमारी मेरी दुकान हो सकती है, मकान हो सकता है, घाट हो सकता है, कोई गौशाला हो सकती है, कुछ और हो सकता है, तो उसमें जो मूल्यांकन किस आधार पर किया जा रहा है कि इसका आप हमारे को मुआवजा दे रहे हैं 2010 के रेट के आधार पर, लेकिन आज तो सीमेंट, सरिया और हर चीज का रेट बढ़ गया है, तो आप उस पिछले रेट के आधार पर देंगे। तो हो क्या रहा है कि जितना जमीन का मुआवजा मिल रहा है, जितना किसी मकान को डैमेज करने का आपको कंपनसेशन मिल रहा है, उसमें आप डबल पैसा लगा देंगे, तब भी उतना बड़ा ढांचा जो है खड़ा नहीं हो पा रहा है। तो ये जो विस्थापन का दर्द है, ये जो हमारे से हमारी जमीन, हमारा सब कुछ छीना जा रहा है और उसके बदले में हम बस भी नहीं सकते हैं, ये है जो असली दर्द है आज पूरे देश के किसानों का भी ये लड़ाई है। तो इस मुद्दे को गहराई से समझना है। तो आज अभी डॉक्टर साहब जब इसका पर्सपेक्टिव रखेंगे, इसका दृष्टिकोण रखेंगे कि क्या है ये और क्यों ये जरूरी है, और उसके बाद डॉक्टर ओंकार साहब जो है बताएंगे कि क्या क्या अनुभव रहे हैं अलग अलग जगह पे, प्रोजेक्टों के, दूसरी जगह के, और कैसे संगठित होना है, क्या करना है और संगठित होकर क्या हासिल कर सकते हैं। इसको आपने ध्यान से सुनना है, आपने अपने नोट्स भी बनाने हैं और उसके बाद जो है बाद में आप लोग उस पर चर्चा भी करेंगे, अपने अपने अनुभवों को आप यहाँ पे साझा करेंगे। और कुछ जगह भी अनुभव नहीं है क्योंकि वहाँ पे प्रस्तावित है वो जो है एक्विजिशन की हो रही है अभी, तो वहाँ के लिए भी आप बोल सकते हैं कि अभी क्या तैयारी है और किस तरीके से जो है वहाँ पे हमारे संगठन का निर्माण करना है। लेते हैं ये रोड बनाने के लिए उसको, ये आप देखते हैं ये है नेशनल हाईवे एक्ट 1956, इस तरह के 13 कानून है और छोटे छोटे 3 बाद में भी ऐसे कानून बने हैं जिसके द्वारा भूमि को अधिकृत किया जाता है। पर जो ये 2013 का कानून बना और जिसको 1 जनवरी 2014 से लागू किया गया, वो बनने के बाद ये कानून रिपील होने चाहिए थे, मतलब कि खत्म होने चाहिए थे पुराने वाले, क्योंकि ये बड़ा क्रांतिकारी कानून है। इसमें सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट वाली जी हिंदी में सामाजिक, ये क्या बोलेंगे, सामाजिक और पर्यावरण के ऊपर क्या, समाज और पर्यावरण के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, तो उसका आंकलन पहले किया जाता है। इसमें जन सुनवाई की जाती है कि ये नहीं है कि एक किसी की जमीन ले ली और उसका तो हजारों साल से, सैकड़ों साल से उनके पूर्वज वहां रहते थे, उनके घर थे, खेत थे, खलियान थे, वो सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उसका जो सामाजिक प्रभाव है, उसका जो पर्यावरण के ऊपर प्रभाव पड़ता है, उनको पहले लिया जाता है, खुली चर्चा होती है, जन सुनवाई होती है। वो सारी चीजें बाकी एक्ट के अंदर नहीं थी। तो 13 एक्ट थे, इंक्लूडिंग जो नेशनल हाईवे एक्ट है। ज्यादा लोग जो आज यहाँ पर आए हुए हैं उससे प्रभावित लोग हैं, तो ये चीजें इसके अंदर नहीं है। केवल जो कंपनसेशन को सेटअप होना है उसका एनेक्सर 1 के आधार पर वो इसमें से अभी लिया गया है। ये सेट नहीं किया जा रहा है। ये आप हिमाचल प्रदेश में अगर जब से भाखड़ा, ये पौंग डेंग, तब से अगर आप देखें तो 1 लाख हेक्टेयर हमारी ज़मीन जो है पानी में डूब गई है। तो परंतु जो लोग विस्थापित हुए आज पौंग वाले, भाखड़ा वाले, आप अखबारों में सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, आज भी उनको पूरी तरह से दोबारा जो है वो पुनर्स्थापित जो है नहीं किया गया। इसलिए ये ज़मीन जो है वो का मुद्दा जो है बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ किसान सभा के लिए ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ज़मीन का मुद्दा जो है वो वर्गीय मुद्दा है, और वर्गीय मुद्दा होते हुए हमें, क्योंकि किसान सभा वर्गीय संगठन है, वो जो गरीब किसान है, छोटे किसान है, उनको संगठित करते हुए वो आगे बढ़ना चाहता है, इसलिए उनको संगठित करना चाहता है। तो इसलिए हमें सबको अपनी अपनी जगह ये किसानों को ज़मीन के मुद्दे पर संगठित करना है और उनको किसान सभा में जोड़ना। जब हमारी जो 2013 में नोटिफिकेशन हुई थी थाना पौंग प्रोजेक्ट के अधीन, हमारे पूर्वजों ने ये उसके अंदर हस्ताक्षर किए थे, जो सहमति पत्र दिया था,
और सरकार ने जो घोषणा पत्र वहाँ पर रखा था उसमें जो दरें थी, 1 बीघे की जो थी वो लगभग 35 लाख के रुपए के करीब थी और एक विश्व जो 8700 रुपये विश्वा था। लेकिन अभी जो हमारे पास लैंड एक्विजिशन के लिए जो टीम यहाँ पर आई, उन्होंने जो है जो सर्कल दरें थी उसमें 85,000 रुपये बीघा, मैं हैरान हूँ उस दरों को देखते हुए, 85,000 रुपये बीघा, जबकि 85,000 में एक पाँव रखने के लिए ज़मीन नहीं मिलती है। इस तरीके जो है सरकार हमारे साथ जो है अनदेखी कर रही है, हमको जो है धोखे में रख रही है। और यहाँ तक कि जो सूचना इन्होंने निकाली थी, उस सूचना के हमें तो 10 से 15 दिन पहले जो हमें जो इसका पता चला कि ये एक सूचना निकाली है इन्होंने थाना प्लान प्रोजेक्ट के लिए और इसके अंदर जो है ऑब्जेक्शन फाइल्स करने हैं। तो आदरणीय कुशाल भारद्वाज जी के नेतृत्व में हमने जो है एक छोटी सी मीटिंग रखी, उसके बीच में हमने अपनी बात रखी और भारद्वाज जी ने भी हमें जो है इसके बारे में बहुत सारी जानकारी दी और हमने तुरंत उसी दिन से जो है अपने ऑब्जेक्शन फाइल्स किए। ऑब्जेक्शन जो है हमने राज्य स्तर तक उनको भेजा और मुख्यमंत्री तक भेजा और विभाग तक भेजा, जिलाधीश तक भेजा। तो अभी हमारा जो मतलब एक हालांकि जो जानकारी, जैसे शिमला के हमारे साथी ने बताया कि जानकारियां न होने के कारण सबसे बड़े जो दुर्भाग्य की बात होती है उसमें जो हम लोग बहुत सारी कमियां हमारे में रह जाती है और अपनी जो हमारी जो एक रिक्वायरमेंट होती है उसको हम समय पर पूरा नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे ऐसे अधिवेशन जो कि किसान सभा के बैनर तले जो है प्रदेश भर में और देश भर में चलाए जा रहे हैं, इससे किसानों को जागृत करना जो है मैं समझता हूँ आज की एक मूलभूत ज़रूरत है और हमें इस ज़रूरत को हर तरह से पूरा करना चाहिए। और जैसा आप सबको मालूम है कि हिमाचल प्रदेश में कहीं पर 4 लेन सड़कें बन रही हैं, कहीं पर 2 लेन नेशनल हाईवे बन रहे हैं, कहीं पर जो है हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, कहीं पर उद्योग स्थापित हो रहे हैं, कहीं पर जो है ये हवाई अड्डे के लिए जो है ज़मीन अधिग्रहित की जा रही है, कहीं पर रेलवे लाइन बिछाने के लिए, कहीं पर टावर लाइन बिछाने के लिए। तो ये जो ज़मीन का अधिग्रहण पूरे प्रदेश में जगह जगह हो रहा है, इसमें उचित मुआवजा किसानों को, प्रभावितों को नहीं मिल रहा है। और हमारा ये कहना है कि जो सन 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून है हमारे मुल्क का, उसके अनुरूप ना तो मुआवजा मिल रहा है, ना पुनर्स्थापना और पुनर्वास हो रहा है। और उसमें स्पष्ट है कि फैक्टर 2 लागू होना है और 4 गुना मुआवजा जमीन का मिल रहा है, लेकिन वो कहीं पर दिया नहीं जा रहा है। नंबर 1। दूसरा हमारा ये कहना है कि जब कहीं पर जमीन का अधिग्रहण होता है तो पहला तो जमीन के मुआवजे का सवाल है जो पूरा नहीं मिल रहा है, और दूसरा है कि जब निर्माण कार्य शुरू होता है तो निर्माण कार्यों में हिमाचल प्रदेश के लोगों को और ख़ास करके जो लोकल प्रभावित लोग हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए। ये किसान सभा का लंबा संघर्ष रहा है कि कम से कम 70% रोजगार जो है वो प्रभावितों को, लोकल को मिलना चाहिए। राज्य सरकार ने भी इस पर बोला कि हाँ ये मिलेगा, लेकिन वो दिया नहीं जाता है, और तो इसको लागू किया जाए। तीसरा हमारा ये कहना है कि जब निर्माण कार्य शुरू होता है तो कई तरह का नुकसान होता है। लोगों के घर जो है बढ़ जाते हैं ब्लास्टिंग से, कई जगह दुकानों को नुकसान होता है, घरों को, घासियों को, खेतों को, और दूसरे जो निर्माण कार्य उसको नुकसान होता है, उसका उचित मुआवजा नहीं मिलता है। हमारे ये भी कहना है कि अभी सरकार ने क्या बदलाव कर दिए कि जैसे हमारा ये मकान है, पहले ये था कि अगर इस मकान का एक हिस्सा टूटता है निर्माण कार्य के लिए तो पूरे मकान को मुआवजा मिलता था, लेकिन अभी जो है क्या कर दिया कि जितना हिस्सा टूटेगा सिर्फ उसका मुआवजा दिया जा रहा है। यानी कि बाकी का जो मकान है जो ध्वस्त हो गया एक तरह से, जो किसी काम का नहीं रह गया, जर्जर हो गया, उसका कोई मुआवजा जो आज की तारीख में दिया नहीं जा रहा है। तो ये भी हमारा मांग है कि कहीं पर भी इस तरीके से जो है जो मकान जो है किसी का उसका नुकसान हो रहा है या वो मकान तोड़ा जा रहा है, उसका कुछ हिस्सा जो है अधिग्रहित किया जा रहा है, तो पूरे मकान का, पूरी बिल्डिंग का जो मुआवजा मिलना चाहिए। उसके साथ साथ हमारा ये भी कहना है उसके साथ साथ कि निर्माण कार्य के दौरान बहुत सारे और मसले भी उठते हैं। एक तो निजी नुकसान है, दूसरा कम्युनिटी का नुकसान हो रहा है। कहीं पर हैंडपंप जा रहे हैं, कहीं पर चरागाहें नष्ट हो रही है, कहीं पर जो है आपका बोरवेल जा रहा है, कहीं पर कुएं जा रहे हैं, और जो पानी के स्रोत है वो सूख रहे हैं। और उसके साथ साथ जब निर्माण कार्य होता है तो ना केवल जो जमीन अधिग्रहित की है उसी वहीं पर काम नहीं होता है, बल्कि उसके बाहर जो है स्लाइड हो जाता है,
जिस जमीन का अधिग्रहण नहीं किया होता है वो जमीन जो पूरी नष्ट हो जाती है। तो जिसका अधिग्रहण हुआ उसका तो कुछ मुआवजा मिल गया, लेकिन उसके दायरे के बाहर जो जमीन है जिसमें नुकसान हो रहा है उसका मुआवजा भी तो किसान को मिलना चाहिए, प्रभावित को मिलना चाहिए। और जो जमीन किसी काम की रह नहीं जाती है उसका भी अधिग्रहण होना चाहिए, ये भी हमारी मांग है, क्योंकि वो तो किसान के काम की रह नहीं गई है, तो उसका भी उसको जो उचित मुआवजा मिलना चाहिए। तीसरा हम ये कहना चाहते हैं कि निर्माण कार्य के दौरान, जैसे हमने 4 लेन सड़कों पर देखा बड़े पैमाने पर कि जगह जगह जब वो कलवड़ बनाते हैं, आप पानी को डाइवर्ट करते हैं और वो पानी जब पहले छितरा करके कई दिशाओं में जाता था वो अब एक दिशा में जाता है। और जब पानी एक दिशा में जाता है तो वो जो कलवट बना है उसके चलते जो आसपास की सारी भूमि है वो नष्ट हो जाती है, लेकिन वो कहीं पर भी जो उसका मुआवजा किसान को मिलता नहीं है, जबकि वो निर्माण कार्य के कारण ही वो भूमि नष्ट हो रही है। तो हमारी मांग ये है किसान सभा की कि उसका मुआवजा भी मिलना चाहिए और उसके साथ साथ कहीं पर सर्विस रोड का सवाल है, कहीं पर जो है रास्ता बिल्कुल खत्म हो जाता है वो रास्ता कोई बना करके देता है, कहीं पर ओवर ब्रिज चाहिए क्रॉस करने के लिए, कहीं पर अंडरपास चाहिए, उन मसलों का समाधान नहीं हो रहा है। तो ये सारे मुद्दों को लेकर के आज हमने यहाँ पर चर्चा की है और उसी के साथ हमारा ये भी कहना है कि जब वो धूल मिट्टी उड़ती है निर्माण कार्य से तो दूर दूर तक जो है लोगों की घासियाँ भी खत्म हो रही हैं, चरागाहें भी खत्म होती है उससे, और साथ में जो फसल है चाहे वो बागवानी फसल है चाहे वो दूसरी फसलें हैं उसको भारी नुकसान होता है। तो कई किलोमीटर तक वो जो है नुकसान होता है, लेकिन उसका कोई मुआवजा दिया नहीं जाता है, क्योंकि वो तो जो जमीन अधिग्रहित की है उसका मुआवजा देते हैं। तो ये लड़ाई हमने लूरी में भी लड़ी है अभी और कुछ मुआवजाओं पे मिला है, किसान सभा ने लड़ी है लड़ाई। तो हमारी मांग ये है कि इस तरीके से जो निर्माण कार्य से जो नुकसान दूर दूर तक होता है उसका मुआवजा भी किसानों को, प्रभावितों को मिलना चाहिए। और आज के इस अधिवेशन में हमने ये प्रस्ताव पारित किया कि क्योंकि पूरे हिमाचल प्रदेश में ये मुद्दा उठ रहा है, हालांकि ये अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से मुद्दे उठ रहे हैं, लेकिन मुद्दे लगभग एक समान है। और इसलिए हमने तय किया कि जैसा अधिवेशन आज हमने राज्य स्तर का मंडी में आयोजित किया, हम अगले 3-4 महीनों में पूरे हिमाचल प्रदेश में जहाँ जहाँ पर भी अधिग्रहण के मुद्दे और किसानों के और प्रभावितों के मुद्दे उठ रहे हैं, हम जिला स्तर के वर्कशॉप भी करेंगे, अधिवेशन भी करेंगे और स्थानीय स्तर पर भी हम वर्कशॉप करेंगे, जिसमें हम जो किसान हैं उनको भी शामिल करेंगे, हमारा नेतृत्व भी शामिल रहेगा और जो प्रभावित हैं उनको भी शामिल करेंगे, उनको एजुकेट करेंगे कि ये कानून क्या है, कानून के अनुरूप आपके अधिकार क्या हैं और उसके साथ साथ कानूनों को लागू करवाने के लिए क्या करना है। और हमारी ये समझ बड़ी है किसान सभा की, जो हमारा पास्ट का अनुभव है, चाहे हम नाथपा झाकड़ी प्रोजेक्ट को देखें, चाहे रामपुर का प्रोजेक्ट है, चाहे आपका पार्वती प्रोजेक्ट है, चाहे मलाना का प्रोजेक्ट है, ओल्ड डैम का प्रोजेक्ट है, ऊल का प्रोजेक्ट है, या फिर टिकरी हाइड्रो प्रोजेक्ट है, या फिर आपका ये लारजी हाइड्रो प्रोजेक्ट है, सब जगह जब जब जो है किसानों को संगठित हुए किसान और खासकर किसान सभा के बैनर तले, क्योंकि उनको दिशा भी ठीक मिली और उसके साथ साथ जो है ईमानदारी के साथ जो है किसान सभा उनके साथ खड़ी हुई, तो जहाँ किसान संगठित होकर के लड़ाई लड़ी है वहाँ पर उनके कई मसले हल हुए हैं। पर जहाँ किसान संगठित नहीं होता है तो वहाँ पर जो है उनके मसले हल नहीं होते हैं। इसलिए हमने तय किया कि हर जगह हम जो है संगठन निर्माण करेंगे और किसानों और प्रभावितों के इन मुद्दों के आधार पर हम हस्ताक्षर अभियान भी चलाएंगे। हस्ताक्षर अभियान के साथ साथ लोकल स्तर पर हम लोकल अथॉरिटीज़ को और लोकल अथॉरिटीज़ के माध्यम से सरकार को भी भेजेंगे, ज्ञापन देंगे इन मांगों को लेकर के, और उसकी अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है, जो हम ज्ञापन देंगे, उन मांगों का कोई हल नहीं होता है, तो तब हमने तय किया कि हम स्थानीय स्तर पर जो है आंदोलनों का निर्माण करेंगे। अभी जो हमने तय किया है, सिर्फ ये तय किया कि सितंबर महीने में 3 बड़े प्रदर्शन जो ऑलरेडी लूरी हाइड्रो प्रोजेक्ट की जो किसान सभा है वहाँ पर उन्होंने तय कर दिया है कि सितंबर महीने में 16 और 18 सितंबर के बीच में जो 3 सब डिवीज़न हैं और तहसील मुख्यालय हैं, रामपुर का है, एक नीरज का है और एक जो है कोटगढ़ का एरिया, वहाँ पर जो बड़े बड़े प्रदर्शन जिसमें प्रभावितों को जो है संगठित किया जाएगा। और इसी दिशा में हम जो पूरे प्रदेश के अंदर आने वाले समय में आंदोलन विकसित करेंगे। पूरे देश के अंदर आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भूमि जो किसानी में सबसे महत्वपूर्ण जो उसका अंग है, वो पहले जो ब्रिटिश सरकार थी वो जिस तरीके से वो भूमि को अधिकृत करती थी और जिस तरीके से वो खेती को भी प्रभावित करती थी,
आज़ादी के बाद भी जो भूमि अधिग्रहण कानून 1894 था, उसके अंदर कोई बहुत बड़ा एक बदलाव नहीं आया। किसान आंदोलन निरंतरता से 1947 से पहले और उसके बाद भी 1894 का जो भूमि अधिग्रहण कानून था, उसके बदलाव के लिए संघर्षरत रहे और उस संघर्ष का नतीजा ये निकला कि 2013 में जो भूमि अधिग्रहण कानून था उसको दोबारा से बनाया गया। पर उस समय एक सबसे बड़ी कमी ये रही क्योंकि उसके तुरंत बाद 2014 में एक नई सरकार भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में आई, मगर इस कानून के बनने के बाद जो एक फेयर कंपनसेशन लैंड एक्विजिशन रीसेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन एक्ट था, उसको बनने के बाद जो पहले के 13 कानून जिसके तहत भूमि को अधिकृत किया जाता था उसे रिपील करना था, वो भारत सरकार ने नहीं किए। और अभी जो एक कानून जो एक आम किसान और एक मेहनतकश के हित का था, उसको पूर्ण रूप से इस देश के अंदर लागू नहीं किया जा रहा। वर्तमान सरकार है जिस समय ये सत्ता में आई तो इन्होंने प्रयास किया, इसमें 3 बार अध्यादेश के माध्यम से इसमें कोशिश की गई कि इसके अंदर एक बदलाव लाया जाए और जो इसमें 70% किसानों की जिस समय सहमति ना हो तो उस ज़मीन को अधिकृत नहीं किया जा सकता। और शहरी क्षेत्र और गांव के क्षेत्र में तो उसके अंदर ये बदलाव लाना चाहते थे। उसके लिए इस देश के 60 से ज़्यादा संगठन इकट्ठे होकर उन्होंने एक मंच बनाया, भूमि अधिकार आंदोलन, और 3 बार ये जो अध्यादेश लाया गया था इसे पारित नहीं किया जा सका। और क्योंकि डबल इंजन की सरकार जहां भारतवर्ष में डिफरेंट राज्यों में थी, वहां पर क्योंकि लैंड ये एक संविधान में स्टेट सब्जेक्ट है, इसको उस स्तर के ऊपर कई राज्यों ने इसके अंदर कई किस्म के अमेंडमेंट किए, जो इसके अंदर संशोधन किए जो आम किसानों के हित में नहीं है। आज जो भूमि अधिग्रहण कानून है जिसके तहत भूमि को जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके द्वारा रोड्स के लिए, नेशनल हाईवेज़ के लिए, बड़े बड़े जो हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, माइनिंग है, रेलवेज़ हैं, एयरपोर्ट्स हैं, हाई टेंशन लाइंस हैं, टावर्स हैं, उनके लिए जो अधिकृत किया जा रहा है अधिकतर स्तर के ऊपर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार इसे अधिकृत करती है। मगर जो कानून है उसके तहत जब तक राज्यों में जो जिस रेट के ऊपर, जिस फैक्टर के तहत भूमि को अधिकृत किया जाएगा, वो ही जो फैक्टर है वो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर या भारत सरकार या नेशनल हाईवे अथॉरिटी उसको इम्प्लीमेंट करती है। ये बड़े दुख की बात है कि 1 अप्रैल 2015 को यहाँ पर तत्कालीन सरकार ने जो नोटिफिकेशन के माध्यम से फैक्टर 1 को हिमाचल में लागू किया, तो हिमाचल प्रदेश में जो 5-6 हज़ार एकड़ ज़मीन को जो अधिकृत किया गया है उसमें यहाँ के किसानों को केवल फैक्टर 1 के तहत सर्कल रेट का केवल 2 गुना मिला है। और इसमें हिमाचल प्रदेश में सरकार ने ये भी किया है कि सर्कल रेट्स को 19 के बाद रिवाइज किया है और सर्कल रेट को कम कर दिया है, जिससे कि लोगों को ये जो कंपनसेशन है, मुआवजा है, बहुत कम मिल रहा है। इन सभी मुद्दों को लेकर के ये तय किया गया है कि जितने भी नीतिगत फैसले हैं जिलों में जिला कमेटियों के माध्यम से साथियों को और जहां पर प्रभावित किसान हैं उन लोगों को शिक्षित करते हुए 1 दिसंबर के महीने में एक मास डेलीगेशन, जिसमें हजारों की तादाद में जो भूमि अधिग्रहण और भूमि के मुद्दे पर जो प्रभावित किसान हैं उनको लेकर एक मास डेपुटेशन राज्य सरकार के पास जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री रेवेन्यू मिनिस्टर के पास जाएगा और उनसे ये उम्मीद रखते हैं कि हिमाचल सरकार, क्योंकि हिमाचल में किसानों के पास जो इतनी कम भूमि है, कई तो विश्वों में भी है, अगर वो ज़मीन उनसे अगर छिन जाती है तो वो कोई अल्टरनेट काम कर सके, तो इसलिए ये सरकार इस नीति के अंदर बदलाव लाए और फैक्टर 2 पर आधारित कोई भी भूमि है उसका अधिग्रहण हो। उसके अलावा शामलात के ऊपर भी कई जगह पर जो लोगों का लाइवलीहुड है, जीवन यापन है, उसके लिए उन्हें कोई कंपनसेशन नहीं मिल रहा है।
मगर जो अभी 2013 का कानून है उसके तहत तो अगर कोई रेंट के ऊपर भी उस क्षेत्र के अंदर रहता है, किसी का जीवन यापन उस एरिया के अंदर होता है, उनको भी कंपनसेट किया जाता है। तो इस कानून को 2013 के फेयर कंपनसेशन ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रीसेटलमेंट रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013 अगर उसको लागू ढंग से किया जाए तो इवन जो लोग शामलात के ऊपर भी थे वो भी प्रॉपरली कंपनसेट होंगे। ये पॉलिसीज मैटर है। और सेक्शन 10 के तहत उनके जो ये फूड सिक्योरिटी और लाइवलीहुड का इशू है उसके तहत अगर जहाँ पर डैम्स बनते हैं उस डैम से पानी का इस्तेमाल वहाँ पर ये इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए, किसानी के लिए अगर किया जाएगा तो उससे लोग लाभान्वित होंगे। और बड़े प्रोजेक्ट्स के माध्यम से जो लोगों के घरों में जहाँ टनलिंग होती है, दरारें आती हैं, उसमें प्रॉपर कंपनसेशन मिले, जिससे धूल उठती है, उससे जो फल का पौधे खराब होते हैं उसमें धूल के कारण भी उसके जो मापदंड है उसे भी बदला जाए। इन मुद्दों के ऊपर बातचीत हुई है। हमें पूरी उम्मीद है कि किसान सभा अपने पूरे कैडर को शिक्षित करते हुए, उनको तैयार करते हुए दिसंबर के महीने में एक अन्य जन संगठनों के साथ भूमि अधिग्रहण प्रभावित जो मंच है जिसमें 20 से ज़्यादा संगठन है, संयुक्त किसान मंच, संयुक्त किसान मोर्चा, उनसे जुड़े संगठन हैं, उनके साथ मिल करके एक दिसंबर के महीने में एक बड़ी रैली के माध्यम से हिमाचल सरकार के ऊपर इन सभी मुद्दों के ऊपर एक दबाव बनाते हुए उम्मीद करती है कि सरकार एक किसान हित में, लोगों के हित में एक इसके ऊपर ठोस फैसला लेंगे।